हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले प्रीवियस पार्ट में हमने जो है राज्यसभा, लोकसभा और विधायिका के बारे में डिटेल वे में स्टडी किया था और आज हम बात करेंगे विधायिका जो है काम कैसे करती है, यानी कि संसद के काम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं देश के संविधान के बारे में जो पढ़ना भी ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो आप ज़रूर विजिट करिए। चलिए अब आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। तो बात करते हैं संसद क्या करती है, यानी कि विधायिकाओं के क्या कार्य हैं। क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो देखिए, कानून बनाने के अतिरिक्त ना संसद के अन्य अनेक कार्य भी हैं। अब आइए इन कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला काम है विधायी कामकाज। देखिए, संसद जो है ना पूरे देश या फिर देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है और कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद जो है संसद जो है प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। अब आप ये देखो कि कानून जो है, जो विधेयक पेश होता है, उसको रेडी कौन करता है? तो उसको रेडी करते हैं हमारे नौकरशाह, जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब जो होते हैं। ठीक है, तो विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। तो विधेयक का जो उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक ना बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो संसद जो है ना, संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। ठीक है, अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। देखिए, ये ना संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिपरिषद की चूक हो गई हो या फिर वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना, ये भी इसका काम है। ठीक है, तो ये जो है उत्तरदायित्व इसका सुनिश्चित करती है। ठीक, और देखिए आर्टिकल 75 के 3 में ये स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक कार्यरत रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। ठीक है, तो संसद का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि एक जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करना। कानून बनाना तो मैंने बता ही दिया है कि कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। ठीक है, तो भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और समवर्ती सूची के शामिल हैं। आगे वित्तीय कार्य। देखिए, संसद जो है ना, खासकर अगर लोकसभा की बात करूं मैं, तो वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधायिका को ये सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय, ठीक है, और किस प्रकार उगाही की जाए और किस प्रकार उसका व्यय किया जाए, इसकी अनुमति से हो। किसकी? विधायिका की। ठीक है, तो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और धन जो है कहाँ से आता है? तो प्रत्येक साल जो आप देखते हैं ना कि इतना टैक्स कट गया, इतना टैक्स कट गया, कर कट गया, तो प्रत्येक सरकार जो है कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में ना संसद जो है कराधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, लोकतंत्र में यही तो है। और यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव में लाए ना, तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है और संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। सरकार को ना अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना होता है। बजट आप देखते ही हैं, हर साल आता है ना? तो संसद ये भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। ठीक, तो संसद जो है ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय जो वक्तव्य है इसके माध्यम से करती है। देखिए, ये जो है यहाँ पे ये फिगर आउट हो रहा होगा कार्टून में। तो संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रीगण बड़े दीनहीन में लगे हुए हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित जो है करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है।
आगे अगला है प्रतिनिधित्व। देखिए ये भी बहुत बड़ा काम है। संसद जो है देश में विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व करती है। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा जो है सदन के पटल पर होती है। लिहाजा यही होता है ना कि न केवल मंत्रिमंडल संसद का परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों के बारे में जानता है, बल्कि पूरे देश को भी सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। बहस का मंच। संसद जो है देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की ना उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्य जो होते हैं, सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से, बिना डर से बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और इससे ना संसद जो है राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। विचार विमर्श जो है हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की एक जो है आत्मा है। अगला संवैधानिक कार्य। भाई क्या है संवैधानिक कार्य इनका? तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आप देखिए कई सारे बिल्स में, जैसे अभी किसान बिल आया है उसमें संशोधन हो रहा है। ठीक है, अभी जो है मतदान, वयस्क मताधिकार जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन में, वो भी किया गया। तो ये किसके तहत किया गया है? ये संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की ना संवैधानिक शक्तियां एक समान है। ठीक है, और प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगला कार्य देखिए, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद जो है ना चुनाव संबंधी भी जो है कुछ कार्य करती है, और यह जो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। आप सभी को पता ही है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ही तो करती है ना। न्यायिक कार्य क्या है? भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के प्रस्तावों पर ना विचार करने का कार्य जो है संसद की न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे कार्य आप अच्छी तरीके से एक बार और सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा की शक्तियां। भाई क्या क्या शक्तियां हैं, और कंपैरिजन भी करेंगे लोकसभा की शक्तियों में और राज्यसभा की शक्तियों में। तो बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। देखिए राज्यसभा जो है लोकसभा की तुलना में एक शक्तिहीन जरूर सदस्य है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं इसके पास। ठीक है, राज्यसभा की जो है रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है, फिर भी इसका अपना अलग ही महत्व है। इसकी शक्तियां और कार्य जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो देखिए लोकसभा के साथ साथ ना राज्यसभा में भी विधि निर्माण की, जो कानून निर्माण के संबंधी कार्य है जो है वो करती है। धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक आप उठा लो, वो दोनों सदन में बराबर पास होना चाहिए। ठीक है, तो धन विधेयक को छोड़ के बाकी सारे जितने भी बिल्स हैं वो दोनों सदन में शक्तियां इनको समान रूप से प्राप्त है, और कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सामान्यतः जो है सभी महत्वपूर्ण विधेयक ना लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को ना 6 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए अपने पास रोक सकती है। ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, लेकिन वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। इतनी चीज आप ध्यान रखना। देखिए ऊपर हमने जो है संसद द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में जो है दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। तो आइए नीचे देखते हैं दोनों सदनों में जो है शक्तियों में क्या क्या अंतर है। पहले लोकसभा का दिया है, इसके पश्चात राज्यसभा का दिया है। पहले लोकसभा का देखते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, के विषय पर कानून बनाती है कौन? लोकसभा। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। वहीं राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। अगला
लोकसभा क्या करती है? कर के प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। राज्यसभा क्या करती है? संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। ठीक है। लोकसभा जो है प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। राज्यसभा क्या करती है? प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोकसभा संविधान में जो है संशोधन करती है। वहीं राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। ठीक है। अगला है, लोकसभा में जो है समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। वहीं राज्यसभा में यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आई होप इनकी जो है शक्तियां समझ में आ गई होंगी, दोनों में अंतर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब विशेष शक्तियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, तो इसका उद्देश्य भी तो राज्य का हित होना चाहिए ना, राज्य के हितों का संरक्षण होना चाहिए ना। और इसलिए ध्यान रखेंगे, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला ना प्रत्येक मुद्दा, हर एक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। आप उदाहरण के लिए देखो कि यदि केंद्र सरकार, ध्यान रखेंगे, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर, जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, को राष्ट्र हित में संघीय सूची और समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दे या फिर जो है ट्रांसफर कर दे, तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति जो है आवश्यक है। और जब तक राज्यसभा की स्वीकृति नहीं होगी, उसे संघीय सूची या समवर्ती सूची में नहीं डाला जा सकता। और इस प्रावधान से ना राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य जो है अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 109, ध्यान रखेंगे 109 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा जो है उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है, तो राज्यसभा जो है 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, लेकिन वह उसे समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि 14 दिन की काल अवधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती, तो उस विधेयक में जो है अपने आप पारित समझा जाएगा। ठीक है, ये चीज है। एक और शक्ति सुन लीजिए, अनुच्छेद 108 की अगर मैं बात करूं तो इसके अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में ना लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है, ठीक है, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा, यानी कि बुलाएगा। अच्छा, ये तो हुई भाई राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बाद। अब बात करते हैं लोकसभा की विशेष शक्तियां। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा संसद की निम्न सदन है, ठीक है, लेकिन वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, यह जो है जनता की वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। ठीक है, अब आप देखिए कि प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व ना लोकसभा की स्वीकृति होनी आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पुनः स्थापित किया गया तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो व्यवहार में अगर देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में ना कार्यपालिका को लोकसभा के नियंत्रण में के जो है कार्य करने होते हैं। यानी कि भारत में लोकसभा का कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। मैंने आपको जब आर्टिकल 75 बताया तो 75 के 3 में ये भी बताया था आपको कि मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो।
और यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे जो है तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। वित्तीय शक्तियां भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 109। तो पूछा भी जाता है आर्टिकल 109 में क्या है, तो इसमें है मनी बिल, धन विधेयक, ठीक है, जो कि लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। तो लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और धन विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा पे डिपेंड करता है। और क्या शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां? आर्टिकल 368, इसमें क्या है भाई? इसमें है संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और प्रत्येक सदन में ना उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3, ठीक है, बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। आगे बात करते हैं। तो किताब में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वहीं उसे संशोधित और अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। यानी कि राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा के पास जो है ये शक्ति प्राप्त है, ठीक है, कि धन विधेयक केवल और केवल पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्ताव आएगा। तो राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, आप सभी को पता है। और लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व, वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा जो अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनता के पास अंतिम शक्ति होती है और इस तर्क के अनुसार ना जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। अब इसके अतिरिक्त अगर बात करें, सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, इन सब के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो है वो समान है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि संसद कानून बनाती है, कानून बनाती है। भाई बनाती कैसे है, इसके बारे में भी तो हम जाने, है ना। तो अब हम देखेंगे संसद कानून कैसे बनाती है। देखिए, संसद का सबसे प्रमुख कार्य है जनता हित में कार्य करना। और जनता हित में कार्य कब बनेगा? जब जनता के लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे, क्योंकि बिना कानून बनाए कुछ भी चीज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अपनी जनता के लिए कानून बनाना। यानी कि कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके बारे में हम देखेंगे। कानून बनाने की विधियों में जो है ना कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण जो है स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि कानून आया और सीधे पारित हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले जो है आप देखिए, नौकरशाह लोग मंत्री के निर्देशन में पहले कानून लिखते हैं, फिर उस पर जो है बहस होती है, ठीक है, तगड़ी बहस होती है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक है। जब दोनों सदन पास कर देते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने जाता है, ठीक है। तो आपको साफ साफ पता लगेगा इससे कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है, ठीक है। तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। आप देखिए थोड़ा सा, जनता की इच्छा, देखिए विधेयक जो है समिति के पास भेजा जाता है और उस पर सदन में चर्चा होती है, समिति रिपोर्ट देती है, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सदन में विधेयक विस्तृत चर्चा होती है। विधेयक या तो पारित होता है या रद्द होता है।
दूसरे सदन में भी भेजा जा सकता है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी दे या इस पर सुझाव दे। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक भी होती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है जब दोनों सदन में पास होता है, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो होती है। तो विधेयक जो है ना कई तरीके के हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए, मंत्री के अतिरिक्त ना कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को जो है निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। ठीक है, और मंत्री के द्वारा ना प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मंत्री के अतिरिक्त अगर कोई विधेयक पेश करे तो उसे क्या कहते हैं, निजी सदस्यों का विधेयक, और मंत्री करता है तो इसे जो है सरकारी विधेयक। तो विधेयक जो है जिन चरणों से होकर पारित होता है ना, अब आइए उसे देखते हैं। देखिए चरण, विधेयक के विभिन्न प्रकार। मंत्री करा तो सरकारी, मंत्री के अलावा अगर कोई किया तो निजी सदस्य। ठीक है, ये जो है गैर वित्त विधेयक हो गया, ये वित्त विधेयक हो गया। अब गैर वित्त विधेयक के भी दो प्रकार हैं, एक है सामान्य विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो देखिए संसद में ना विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। भाई, अगर हम कोई विधेयक ला रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं जनता की, तो सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी ना कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने और आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से ना किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। तो अनेक हित समूह हो गए, मीडिया हो गए, नागरिक संगठन हो गए, ठीक है, ये भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जैसे देखिए, कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा। जैसे आप देखिए, इस समय बेहतरीन मुद्दा चल रहा है, किसान जो है किसान इतने परेशान हैं, जो किसानों का एक बिल आया है। ठीक है, तो प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर खास तौर से देखें ना, खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में ना, सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कानून बनाने का जो निर्णय है ना, ये निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। अब देखिए, एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है ना, तब क्या होता है, इसके बाद देखिए, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है, ठीक है, कृषि विभाग से तो कृषि, मानव संसाधन तो मानव संसाधन, पेट्रोलियम से तो पेट्रोलियम, ठीक है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। कृषि से रिलेटेड है तो कृषि मंत्रालय बनाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। ठीक है, तो इसका प्रारूप कौन करेगा, कौन बनाएगा, विधि, ये कानून बन रहा है ना, तो विधि मंत्रालय करेगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन, ध्यान रखेंगे, संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। और जिस विषय का विधेयक हो ना, उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि लड़कियों वाला बताया कि 18 से 21 कर दिया गया, तो विधि मंत्री ही उस विधेयक को पेश करेगा। ठीक है, और किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद ना उसे भेज दिया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। तो समिति की सिफारिशों को सदन में भेज दिया जाता है, और इन समितियों में ना सभी संसदीय दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, और इसी कारण से ये समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में क्या होता है, विधेयक पर मतदान होता है। और जब कोई सामान्य विधेयक जो है ना, सामान्य विधेयक एक सदन में पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन यदि जो प्रस्तावित विधेयक है, जो विधेयक पेश किया गया है, पर दोनों सदनों के बीच अगर मतभेद होता है ना, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से, जो कि कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। और पहले जो है, जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया ना, तो निर्णय हमेशा लोकसभा के पक्ष में गया। ठीक है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय ना ले, तो वो ऑटोमेटिकली जो है पारित मान लिया जाता है। तो विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 109 में धन विधेयक है, तो यहाँ दिया भी हुआ है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, कर दिया जाता है, तब वो जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही ये विधेयक जो है कानून बन जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ठीक है, आई होप अगले पार्ट में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है। हमारा टारगेट है चैप्टर खत्म करना नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, किस सभा में पेश होती है। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात किया हमने, लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात किया, लोकसभा के कार्य के बारे में बात किया। ठीक है, राज्यसभा के कार्य के बारे में, विधायिका कार्य के बारे में बात किया, तो बहुत सारी चीज़ें बात की। और आप बस अब इसे सुनिए और मनन करिए। ठीक है, आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप 1-2 वीडियो देखो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए ही मैटर इकट्ठा करती हूँ और फिर जो है पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने PDF खोली और पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए वीडियो, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।